बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करेंगे वो है आपके पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। एसएलओ को हम रीड करते हैं। एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई करें कैरियर्स इन बायोलॉजी, के हम बायो में कौन कौन से कैरियर्स तैयार कर सकते हैं। अब आपने वर्ड्स पे फोकस करना है। फिर आगे कहता है एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स कि कैसे बायो जो है ये सबसेट है नेचुरल साइंसेस का भी, लाइफ साइंसेस का भी। देखो, दो हिस्से हैं इस एसएलओ। एक हमसे कहा जा रहा है कि हम बायो के अंदर मौजूद कैरियर्स को पहचाने, फिर हम उन्हें जब एक्सप्लेन करें ना तो हम एग्जाम्पल्स दें, और एग्जाम्पल देते वक्त हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हो कि बायो नेचुरल साइंसेस के साथ भी लिंक करती है, लाइफ साइंसेस के साथ भी। लाइफ साइंसेस क्या है? जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, हम सब जानते हैं। तो ये तो बायो का हिस्सा है ही। बायो डायरेक्टली यहां तो रिलेट कर रही है, लेकिन वो हमें कह रहे हैं आपने इसे नेचुरल साइंसेस के साथ भी रिलेट करना है। और नेचुरल साइंसेस अगर आपने गौर किया हो, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जहां हमने बायो को फिजिक्स के साथ मिला के बायोफिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री के साथ मिला के बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक्स के साथ मिला के बायो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने इस एसएलओ में फोकस करना है कैरियर्स इन बायोलॉजी और उनकी एग्जाम्पल पे। अब ये कुछ कैरियर्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास अगर एक स्टूडेंट एफएससी में बायो रखता है, प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, तो आफ्टर एफएससी वो कहां जा सकता है? क्या कैरियर्स हैं इनमें? मेडिसिन सर्जरी कैरियर है, एग्रीकल्चर की किसी फील्ड में आ सकता है, हॉर्टिकल्चर में जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकता है। एक नई फील्ड जो मैंने ऐड की है वो है फोरेंसिक साइंस, फिशरीज और वाइल्ड लाइफ, और लास्ट पे आपके पास फॉरेस्ट्री। ये कुछ हमारी साइंसेज हैं जिन्हें हमने आज पढ़ना है कैरियर वाइज। मेडिसिन क्या है? अगर हम इसे देखें तो जो मेडिसिन और सर्जरी में जाते हैं वो डील करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग सिकनेस। यानी जो मेडिसिन का स्टूडेंट होता है, इसका काम बीमारियों को पहले पहचानना, उसकी तशखीस करना, फिर उसके बाद उसका इलाज करना होता है। ठीक, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन में जाते हैं, इन्हें आप कहते हो कि इनकी डिग्री है एमबीबीएस। ठीक है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, एमबीबीएस। ठीक, यहां आप देखते हो कि जो स्टूडेंट्स मेडिसिन में एमबीबीएस करते हैं इन्हें आप डॉक्टर कहते हो। ये आपके पास मेडिसिन और सर्जरी दोनों तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन में क्या है? बिना सर्जरी के ठीक हो गया, और सर्जरी में आप क्या करते हो? बॉडी पार्ट्स को कट करते हो। अब अगर आप देखो, आपके पास दो प्रोफेशन आते हैं इसमें। एक को आप फिजिशियन कहते हो और दूसरे को आप सर्जन कहते हो। ये जो फिजिशियन है ना, ये आपका वो एमबीबीएस डॉक्टर है जिसने सिर्फ एमबीबीएस किया है, इससे आगे मजीद नहीं पढ़ा। और ये आपके पास पेशेंट को चेक करता है। क्लिनिक्स में जब आप जाते हो तो जिन्हें आप डॉक्टर कह रहे होते हो, असल में वो फिजिशियन होते हैं। फिजिशियन क्या होते हैं? ये नॉन सर्जिकल मेथड से, बिना सर्जरी किए इलाज करते हैं। और बिना सर्जरी किए इलाज कैसे किया जा सकता है? दवाई से। तो आप देखते हो ना, जनरली डॉक्टर जो है वो आपको रोजमर्रा की बीमारियों में मेडिसिन देता है। अगर खुदा ना खास्ता बीमारी बड़ी है, आम मेडिसिन से फर्क नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज। ये जो स्पेशलिस्ट होता है ना, ये आपके पास सर्जन होते हैं। इसने एमबीबीएस के बाद मजीद पढ़ा होता है, लेकिन जो एमबीबीएस के बाद इसकी पढ़ाई है वो किसी स्पेसिफिक पार्ट में होती है। जैसे आपके पास अगर कोई ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ेगा तो आप उसे न्यूरोसर्जन कहते हो। जिसने हार्ट से रिलेटेड मजीद पढ़ा होता है आप उसे कार्डिक सर्जन बोलते हो। तो सर्जन क्या होते हैं? इनकी स्पेशलाइजेशन होती है बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर। ठीक, ये एमबीबीएस के बाद मजीद पढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके पास मेडिसिन के साथ, यानी नॉन सर्जिकल मेथड से भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये
सर्जिकल मेथड भी अप्लाई करते हैं, सर्जरी भी करते हैं। ठीक, एमबीबीएस की फुल फॉर्म ये मैं बता चुका हूं। इधर आए आप स्लाइड के ऊपर, एनिमेशन पे। एनिमेशन पे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर दिखाता हूं सर्जरी से रिलेटेड। ये बड़ा सिंपल मेथड है, आप कह लो सबसे सिंपलेस्ट सर्जरीज में से है। हमारी ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसको अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, ये देखो, ये नीचे एंड पे देखो एक छोटा सा बारीक सा हिस्सा नजर आ रहा है, देख रहे हो? मैं आपको यहां इसे लेबल भी करके दिखाता हूं। ये देखो, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये अपेंडिक्स है। बज़ाहिर हम कहते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका फूड को डाइजेस्ट करने में रोल होता है। लेकिन ये जो अपेंडिक्स वाला पोर्शन है ना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो सही, लेकिन ये डाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे रिमूव भी कर दोगे ना, आप पे कोई फर्क नहीं आता। ये देखो, इसको मैं जूम कर रहा हूं, इस तरह से ये अपेंडिक्स पड़ा हुआ है। अब बाजुकात क्या होता है, इस अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये देखो, आपको मैं दिखाऊंगा बॉडी के कहां पे है। ये देखो, ये आपकी बॉडी में कुछ यहां पे है, और होता पता है क्या है, बाजुकात आप देखते हो खाने का कोई हिस्सा आप अपेंडिक्स में आ जाता है। इसको हम दोबारा देखते हैं। यहां आप देखना, फूड का कोई पार्टिकल जो है वो अपेंडिक्स में आता है। अब इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये यहां पे आके इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो आगे इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से यहां पस पड़ जाती है और अपेंडिक्स फूल सा जाता है, और हमें पेट में दर्द होती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी पर्सन को पेट में दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देता है। तो वहां हुआ ये होता है। अब पस पहले ही पड़ चुकी थी, यहां देखना, वो फूड पार्टिकल आया, उसने आके अपेंडिक्स को ब्लॉक किया, अपेंडिक्स में इंफेक्शन हुआ, ये येलो कलर की पस पड़ गई है। एक वक्त आता है अंदर पस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका अपेंडिक्स जो है वो रप्चर कर जाता है। जब ये रप्चर करता है ना, तो पस बाहर रिलीज होती है। ये देखो, जब पस आपके पेट में रिलीज होती है, तो ये जो रेड पोर्शन में आपको दिखाया गया है कि आपको यहां दर्द होती है, आपको पेन फील होती है। पीछे असल में वजह ये होती है कि अपेंडिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर चुका होता है, बाज़ औक़ात रैप्चर कर चुका होता है। हमारे पास फिर क्या ट्रीटमेंट है, हम सर्जरी करेंगे। देखो, सिंपल सा मेथड है इसमें सर्जरी का कि आप उसे कट कर देते हो। अब चूंकि ये आपकी बॉडी में कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो हम सिंपली अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, इसको पूरे को ही रिमूव कर देते हैं ताकि कल को हमें खतरा ना हो। स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है, कि दोबारा कहीं इसमें इंफेक्शन ना हो जाए, इसको सिरे से ही हमने रिमूव कर दिया। ये आपके पास एक सिंपल सा मेथड था जिसमें आपने देखा कि एक मेडिसिन के प्रोफेशन वाले ने, डॉक्टर या सर्जन ने आपके पास अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। नेक्स्ट फील्ड आपके पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को जरा हम ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो देहात से होंगे, और आप लोगों को आइडिया है कि एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, प्लांट्स को ग्रो करते हो, और एक और चीज जिसको बच्चे निगलेक्ट करते हैं, हम एनिमल्स को भी ग्रो करते हैं। बाजुकात हमारे जहन में जब एग्रीकल्चर का लफ्ज आता है तो सिर्फ प्लांट्स को हम सोच रहे होते हैं कि एग्रीकल्चर में हम सिर्फ प्लांट्स के साथ ताल्लुक रखते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर में आपने प्लांट्स को भी फूड के लिए ग्रो करना है, और उसी के साथ साथ आप एनिमल्स को भी, लाइफ स्टॉक को भी ग्रो करते हो, क्योंकि दोनों से हम फूड लेते हैं, फाइबर लेते हैं, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। फाइबर क्या होता है, फाइबर आप कहते हो ये आपके फूड में वो पार्ट है जिसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं करता। तो इनका फायदा क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं, हमारा हाजमा बेहतर करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होते हैं। कहते हैं ना सलाद खाया करो, सलाद के अंदर फाइबर ज्यादा होते हैं जिससे आपका हाजमा बेहतर हो। इसके अलावा आप देखो, आप सिर्फ फूड ही हासिल नहीं करते, आप और बहुत सारी चीजें भी प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हो। जैसे अगर मैं एनिमल्स की एग्जांपल दूं, तो एनिमल के जो हॉर्न होते हैं, सींग, आप उससे बहुत सारे और चीजें भी बनाते हो, बर्तन बनाते हो और काम लेते हो। एनिमल की जो वूल होती है, खाल होती है, उससे आप स्वेटर या कपड़ों का काम लेते हो। करते क्या है,
एग्रीकल्चरिस्ट जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री ली होती है, ये आपके पास फार्म्स में काम करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें पता है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं जो रिसर्च हो रही होती है ना, कि पौधों की ग्रोथ कैसे बेहतर की जाए, इनका फल कैसे बेहतर किया जाए, किस तरह के इंसेक्ट्स इनको डैमेज करते हैं, उन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट मेडिसिन कौन सी बनाई जाए, ये तमाम जो रिसर्च हो रही होती है, इसमें आप देखते हो जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ी होती है वो इसमें जॉब करते हैं। ठीक, क्रॉप को ग्रो करते हैं, फसलों को ग्रो करते हैं, लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट करते हैं, जानवरों को, मवेशियों को पाल रहे होते हैं, और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपके पास जब वो फसल को उगा रहे होते हैं तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि एक ही फसल बार बार ना उगाई जाए। जब आप एक ही तरह के प्लांट्स बार बार ग्रो करते हो ना, तो आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक मेथड आता है अल्टरनेट फार्मिंग, ये जरा एनिमेशन में है। अल्टरनेट फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम फसल रोटेट करते हैं। अगर एक सीजन में एक फसल उगाई है तो अगले सीजन में हम वहां कोई और तरह की फसल ग्रो करते हैं, ताकि हमारी सॉइल जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, खाद प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। फर्टिलाइजर से क्या होता है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेंटेन रहते हैं। अब जरा यहां देखो कि आपके पास हस्क कलर की एक फसल है यहां पे जो आपको नजर आ रही है। अब आप अगर सिर्फ एक ही फसल उगाओगे ना, तो आप देखोगे आपकी जमीन कुछ अरसे के बाद बंजर हो सकती। लेकिन आप साथ क्या करते हो, आप फसल उगाने के साथ साथ जानवरों को भी उगाते हो, लाइफ स्टॉक को भी रखते हो। होता क्या है, जो प्लांट का वेस्ट होता है वो लाइफ स्टॉक एज ए फूड यूज करते हैं, और जो आपके जानवरों का वेस्ट होता है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, खाद के तौर पे यूज होता है प्लांट्स के लिए। जो गांव देहात में है मालूम है कि ये जानवरों का गोबर जो है, वेस्ट जो है, वो खाद के तौर पे यूज करते हैं। तो देखो, जब आप जानवरों और पौधों को मिला के रखते हो ना, तो वहां पे फार्मिंग बेहतर होती है। एक और तरीका यह है कि आप जानवरों को भी रखो लेकिन साथ दो तरह की फसल उगाओ, ठीक है, ताकि आपकी फसल अच्छी हो। और इसमें एक कंसेप्ट आता है क्रॉप रोटेशन का। ये देखो, हमने फसल को शिफ्ट किया। पहले में देखो ग्रीन वेजिटेशन कहां पे थी, और नेक्स्ट में देखो आपने उसे एक दूसरी जगह मूव। इसे कहते हो क्रॉप रोटेशन, कि एक जमीन पे एक ही तरह की फसल बार बार नहीं उगानी चाहिए, इससे जमीन ज्यादा जल्दी बंजर होती है। जब आप क्रॉप रोटेट करते हो, एक सीजन में ये ग्रीन वेजिटेशन यहां है, अगले में आपने इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और इसकी जगह कोई और आपने वेजिटेशन कर, इससे आपकी सॉइल फर्टाइल रहती है। ये सब एग्रीकल्चर वाले करते हैं। स्लाइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। अच्छा, इसे आसान अल्फाज में ना बागबानी कहते हैं। आप सब ने अपने स्कूल्स में देखा होगा, आपके स्कूल के अंदर एक माली होता है जो पौधों की देखभाल करता है, ठीक है। उस बेचारे ने तो शायद इतना कुछ पढ़ा नहीं होता, लेकिन प्रॉपर इस पर डिग्री होती है कि किस तरह से आप अपने गार्डन्स के अंदर, घरों में या स्कूल्स में और नौकरियों वाली जगहों पे किस तरह आप अपने गार्डन्स को मेंटेन कर सकते हो, किस तरह के पौधे वहां पे उगाने चाहिए, किन पौधों की खूबसूरती ज्यादा है, ये हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर पढ़ी होती है, और ये फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ऑर्नामेंटल कहते हैं खूबसूरती। जरूरी नहीं है कि आप पौधे इसलिए उगा रहे हो कि वहां से आपको फ्लावर अच्छे मिल रहे हैं या आपको वहां से वेजिटेशन मिल रही है। बाज़ औक़ात हम महज खूबसूरती के पर्पज से भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। अच्छा, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर में डिग्री ली होती है, ये जॉब कहाँ करते हैं, ये आप देखते हो स्पेशल प्लांट हाउसेज होते हैं जहां ये काम करते हैं, जिनमें से ग्रीन हाउस, गार्डन्स, नर्सरीज। नर्सरीज का तो हम सबको पता है, जहां पे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा रहा हो। ठीक, करते क्या है, प्लांट्स की ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। किस किस्म के प्लांट्स को आपस में ब्रीड करके किस तरह का पौधा बनेगा ये इन्हें मालूम होता है। गार्डन की मैनेजमेंट करते हैं, और कल्टीवेशन ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज, और कई तरह के प्लांट्स जो है उन्हें ग्रो करते हैं।
ये मैंने आपके पास एक सिमुलेशन दी हुई है, हम इसे यहां ओपन नहीं करेंगे, या आपने अपने टीचर से कह के ओपन करवानी है, या आप लोग खुद भी इसे कर सकते हो। यहां सिंपली उसने दिखाया हुआ है कि जो गार्डनिंग है ना, अगर ये स्कूल बच्चों को भी इसमें ऐड किया जाए कि बच्चे जो हैं वो मिल के स्कूल में गार्डनिंग करें, तो आप देखते हो उनकी मेंटल फैसिलिटीज बेहतर होती हैं। ये एक सिंपल सी आप देखो, एक छोटी सा मूवी क्लिप होता है, इसे आप जिफ कहते हो, ठीक। इसमें देखो आपके पास ये जो सारा आपको वो डेकोरेशन का काम नजर आ रहा है ना, ये हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं, और आप लोगों के अपने स्कूल्स में भी ये चीज है। आगे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं अगर याद हो। बायोटेक्नोलॉजी क्या थी? जब आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने मुफाद में, अपने फायदे के लिए यूज करते, उसे आप कहते हो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस लिखा है ना, इससे मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, इन्हें हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स, ताकि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए नए प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कुर्बानी के दिनों में आप देखते हो कुछ जानवर साइज में बहुत बड़े होते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो देसी चूजा है, उसको अगर आप 1.5 मंथ 6 हफ्ते पालो, और जो ब्रॉयलर है जो बाजारों में मार्केट में मिलते हैं, इसे 6 हफ्ते पालो, तो आप देखते हो कि जो ब्रॉयलर है वो 6 हफ्तों में डबल साइज में ग्रो कर। ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ठीक। लेकिन हम जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े जानदारों के साथ भी काम करें, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी काम करते हैं। आप छोटा सा बैक्टीरिया जो एक सेल का होता है, इसे आप देख भी नहीं सकते हो, लेकिन आप इस बैक्टीरिया को भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यूज करते हो अपने लिए कुछ बनाने में। जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी थी कि हम बैक्टीरिया को यूज करते हुए इंसानों के लिए इंसुलिन बनाते हैं। जब आपके पास बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमें जानवरों को ज़िबा करना पड़ता था, फिर उसके अंदर से हम इंसुलिन लेते थे और डायबिटीज के, शुगर के पेशेंट्स को देते थे। लेकिन आज हमें किसी जानवर को ज़िबा नहीं करना पड़ता। हम ये छोटे छोटे, आंखों से नजर भी नहीं आते, हम इन बैक्टीरिया से इंसुलिन बना रहे होते हैं। कैसे बनाते हैं, या आपने ग्रेड 10 में भी पढ़ना है, ग्रेड 12 में भी पढ़ना है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां आप डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कुछ बना रहे हैं, जरा हम एक नजर इस पे देखते हैं। हम पौधों से ना फ्यूल बना रहे हैं। अगर आप में से किसी ने देखा हो अपने गांव में बायोगैस का कंसेप्ट, कि आप प्लांट्स वेस्ट से प्रॉपर गैस बनाते हो, जिसे आप बायोगैस कहते हो। इसके अलावा हमने ऐसे बैक्टीरिया बना लिए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन रिमूव करते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट पे हम बहुत सारी मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंसुलिन बनाते हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हम इन बैक्टीरिया से बना रहे हैं। अब आपने ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ये देखने हैं। यहां मैं आपको दिखाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। आपने क्या करना है, ये देखो, ये एक इंसानी सेल है, देख रहे हो आप लोगों की लेफ्ट पे ह्यूमन सेल है, और यहां पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास देखो एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है, नजर आ रहे। हम पता क्या करेंगे, हमने ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाली जीन लेनी है, और वो जीन बैक्टीरिया को देनी है, और आप देखोगे इस बैक्टीरिया में वो जीन जाएगी और इंसुलिन बनाएगी। अब जरा देखो हम ये काम कैसे करते हैं, आपने ये देखना है। ये देखो, ये इंसुलिन की जीन है जो हमने ह्यूमन से ली है, ठीक है। और वो देखो बैक्टीरिया का हमने ग्रीन क्रोमोसोम लिया है। इतनी समझ आ गई? ह्यूमन से हमने अपनी जीन ली और बैक्टीरिया से क्रोमोसोम लिया। अब देखो हम करेंगे क्या, हमने इसको कट करवाना है। इसको अगर स्टार्ट करें जूम करके, जूम कर, हो गया। ये देखो, अब हम पता क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम को कट करते हैं। किसको कट करेंगे, ये देखो, इन्हें जूम ही रखें। ये देखो, हाँ आप ना करें, उससे स्टॉप हो जाता है।
ये जो भी आपका ग्रीन क्रोमोसोम निकलेगा ना, ये वाला, ये जिसे ग्रीन कह रहा है, ये मैं अब इसे काटूंगा ताकि मैं इसमें अपनी जीन ऐड करवाऊं। ये देखो, ये एंजाइम आते हैं, उसे कट करते हैं, और आगे ये देखो, वो कैंची एंजाइम है। एंजाइम आए, उन्होंने बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को काटा, और मैंने अब उसकी जगह पे अपनी जीन रख दी है जो इंसुलिन बनाएगी। ये अब आपके पास मेरी इंसान की जो जीन है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जा चुकी है। इसको मैं वापस डालूंगा बैक्टीरिया में, और आप देखोगे कि ये वहां इंसुलिन बनाएगी। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, मैंने आपको बड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया है। अब आ जाए हम अपनी नेक्स्ट फील्ड पे, फोरेंसिक साइंस। अच्छा, किस किस ने सीआईडी देखा हुआ है या सुना हुआ है? सीआईडी का किस किस को पता है? पता है ना, अक्सरियत को पता है सीआईडी क्या चीज है। बस बस, ठीक है ठीक है। वहां पे वो जो आप देखते हो ना, क्रिमिनल्स, जहां क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, वहां आप देखते हो डॉक्टर सालुके जाते हैं। पता है ना डॉक्टर सालुके का, वो जो लैब के अंदर एक साइंटिस्ट दिखाया होता है, फनी सा करेक्टर। वो जो डॉक्टर सालुके है ना, उसने फोरेंसिक साइंस पढ़ी होती है। ये क्या करते हैं, जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ना, मर्डर होता है, ये वहां जाते हैं और वहां से सैंपल्स लेते हैं। अब इन्हें पता होता है कि यहां पे जो हमें सैंपल मिला है ना, इसमें जो कल्प्रिट है, मुजरिम है, कातिल है, उसका कोई ना कोई सैंपल होगा जिससे मैं डीएनए लूंगा। अब वो कातिल का सैंपल क्या हो सकता है? उसका ब्लड हो सकता है, उसके हेयर हो सकते हैं। अब वो जब क्रिमिनल वहां पे एक्टिविटी कर रहा था तो उसके बाल गिर सकते हैं ना। अगर आपको कातिल का बाल भी मिल गया ना, तो आप उस हेयर्स में से हेयर सेल लेते हो और उन सेल में से क्रिमिनल का डीएनए निकालते हो, फिर आप उसे लोगों के साथ मैच करके क्रिमिनल को पकड़ते हो। तो ये आपके पास फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो क्राइम सीन होते हैं ना, वहां से एविडेंस, सबूत हासिल करते हैं और पुलिस की मदद करते हैं क्रिमिनल को पकड़ने में। ये खुद पुलिसमैन नहीं होते, इनका काम होता है पुलिस को सबूत देना कि फलाना शख्स कातिल हो सकता है, उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करने में ये मदद देते हैं। तो इनका काम क्या है? सॉल्व क्राइम, क्राइम्स को हल करना ताकि लोग महफूज रहें। ये कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं? ये वहां पे जहां क्राइम हुआ होता है वहां आप देखते हो ये हेयर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं। अगर कातिल था तो उसने कहीं ना कहीं छुआ तो है, जिसका कत्ल हुआ है उसको छुआ होगा, किसी और चीज को पकड़ा होगा हाथ में, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो उस चीज पे आ जाते हैं। तो ये वहां पे फिंगरप्रिंट्स को पकड़ते हैं। मकसद क्या होता है कि उन फिंगरप्रिंट से या बालों में से डीएनए लेके असल मुजरिम तक पहुंचा जाए, किसी बेकसूर को सजा ना मिले। तो इनका काम क्या है? हेल्प इन फेयर जस्टिस, इंसाफ मुहैया करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब जरा देखो, मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं, आप लोग कहोगे हाँ जी सर ये हमने ऑलरेडी सीआईडी में देखा हुआ है। ये देखो, कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। वो सोफे पे किसी को दिखाया हुआ है, वो मरा हुआ है। ये क्रिमिनल साइंटिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट आ रहा है और ये देखो उसकी वो हाथों को चेक कर रहा है, उसके आसपास देख रहा है, शायद उसे कोई सबूत मिल जाए जिससे वो मुजरिम तक पहुंच सके। देख रहे हो अगला काम क्या होता है? ये देखो, उसने देखा कि जिसका कत्ल हुआ है ना उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है। अब देखो ये वो ब्लड का सैंपल ले रहा है, इसके पास वो स्वैब है, उसको उसके ऊपर रगड़ के उसका ब्लड ले रहा है। अब ये पता है क्या करेगा? ये अपनी लैब में जाएगा और वहां इस ब्लड को प्रोसेस करेगा और इससे वो पता लगाएगा कि ये खून किस इंसान का है, और वहां से ये उस इंसान को पकड़ेंगे। इन्हें 2-3 लोगों पे शक होगा, ये उन्हें बुलाएंगे और उनका ब्लड सैंपल लेके मैच करेंगे, इससे इन्हें पता लग जाएगा कौन कातिल है। अब ये देखो, ये इन्हें एक जगह पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उंगलियों के निशान हैं, ये उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उंगलियों के निशान किस तरह के हैं, और जिन पे इन्हें शक होगा ना, ये फिर आप देखोगे उनकी उंगलियों के प्रिंट्स लेंगे, निशान लेंगे और इसके साथ मैच करेंगे। इन्हें पता लग जाएगा कि देखो एक इंसान ऐसा है
जिसकी उंगलियों के निशान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें क्रिमिनल साइट पे, क्राइम सीन पे मिले थे। ये देखो, ये अब उंगलियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे तो इस तरह से नहीं होता, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। ये आपके पास स्टेप है जहां पे वो जो ब्लड सैंपल होता है या बाल लिया होता है, हेयर लिया होता है, उसमें से डीएनए निकालते हैं ताकि डीएनए निकाल के उसे पढ़ें, स्टडी करें। तो ये एक आपके पास सिंपल से इन्वेस्टिगेशन थी। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आगे किसी बेचारे गरीब का शक्ल दिखा के कहूंगा ये मुजरिम था, तो बच्चों ऐसा नहीं होना, मुजरिम इसमें कोई नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं जरा, इसको हम कवर करें। दो हमारी फील्ड्स रह गई हैं। आगे आपके पास है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। जरा लफ्जों को देखो, आपको लफ्जों से समझ आ जाएगी। फिशरीज में हम क्या करेंगे, फिश रिलेटेड पढ़ेंगे ना, और वाइल्ड लाइफ में आपके पास जो फॉरेस्ट है, नेचुरल एनिमल्स हैं, इनको पढ़ोगे। तो हम फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करना, ठीक है, और मैनेजमेंट करते हैं किसकी, फिश की और वाइल्ड लाइफ की, और प्लस इनके हैबिटेट की। देखो, हमने जानदारों को बचाना है तो जरूरी है कि उनका माहौल भी बचाया जाए। ठीक है, तो हम फिश को भी पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों को भी पढ़ते हैं, इनके माहौल को भी पढ़ते हैं कि किस तरह का माहौल इनके लिए मुनासिब है, कैसे माहौल में ये जिंदा रह सकते हैं। हमें वो माहौल भी बचाना होता है। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्होंने फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के अंदर डिग्री ली होती है, ये फिर आप देखते हो नेचुरल रिजर्व्स में काम करते हैं। नेचुरल रिजर्व से मतलब है आपके जो कौमी सतह पे आपके जंगलात होते हैं, जिन्हें आपने कहा होता है कि यहां पे आपने जंगलात नहीं काटने, यहां ताकि माहौल खराब ना हो। ठीक, इक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। इनका काम एनिमल बिहेवियर्स को स्टडी करना होता है। एनिमल बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं, ताकि आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन कर सको। देखो, अगर एक जगह पे शिकार बहुत ज्यादा होता है, तो शिकार ज्यादा होने से क्या होगा, जिस जानवर का आप शिकार कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उसकी तादाद कम हो जाएगी। तो आप फिर कोशिश करते हो कि शिकार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके पास वो जो जानदार है वो खत्म ही हो जाए, नापैद हो जाए। तो आप फिर एक डिसिप्लिन मेंटेन करते कि इससे ज्यादा शिकार नहीं करना। ठीक है, आपके पास यहां पे मैं आपको दिखाता हूं फूड चेन। इसको अगर आप ओपन करें, पहले लिंक को, कि हम फिशरीज और वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल स्पीशीज को पढ़ते हैं और इन्हें महफूज करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम, यहां मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, बायो में ना एक कंसेप्ट होता है फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है कि आप देखते हो सबसे पहले प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स में क्या है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे ही है। अब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स का फूड है। ठीक है, फिर आप देखते हो एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, ये आपके पास एक चेन बनती है। प्लांट्स को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उन्हें कोई और खा रहा है, उस जानवर को फिर आगे से कोई और खा रहा है, इसे कहते हो फूड चेन। अब हम ये कंसेप्ट आपको यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो, आपके पास तीन तरह के जानदार हैं यहां पे, इसको टच करें, पौधा है आपके पास, एक कीड़ा है और एक परिंदा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पौधे को यहां रखेंगे। ये देखो, अब मुझे बताओ कि इनमें से दूसरा कौन सा होना चाहिए, ये मैं बर्ड रखूं या जो नीचे इंसेक्ट है इसको रखूं। पौधे को क्या चीज खाएगी, इंसेक्ट खाएगा ना, ये देखो। और इंसेक्ट को क्या चीज खाएगी, इस परिंदे ने खाना है। देखा, ये इंसेक्ट आया, ये प्लांट को खा रहा है खुराक के तौर पे, और चिड़िया आई, वो उस इंसेक्ट को खा रही है। ये जो आपके पास चेन बनती है ना, इसे आप कहते हो फूड चेन। एक और देखते हैं, ये देखो, ये प्लांट है, हम प्लांट रख देंगे।
अब मुझे बताओ इस प्लांट को क्या चीज खाएगी? ये माउस है, स्नेक है, ईगल है, क्या चीज खाएगी? माउस ईट करेगा ना, तो हम माउस को रखते हैं। माउस को क्या चीज खाएगी? स्नेक। हमने यहां स्नेक रख दिया और एंड पे ईगल। ये देखो, ये आपके पास बनी है फूड चेन। फूड चेन क्या बताती है? एक जानदार दूसरे को खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा खा रहा है, तो हर जानदार दूसरे की खुराक है। अब अगर आप खुद देखो, अगर यहां से माउस खत्म हो जाए, इमेजिन करो माउस खत्म हो गए, तो क्या बाकी के जानदार इफेक्ट नहीं होंगे? माउस खत्म होने का मतलब है स्नेक का फूड खत्म। स्नेक का फूड खत्म होगा तो स्नेक खत्म, स्नेक खत्म होंगे तो ईगल का फूड खत्म होगा, ईगल खत्म हो जाएगा। तो हर जानदार दूसरे की खुराक है। इसलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास कोई भी जानदार बिल्कुल खत्म नहीं हो जाना चाहिए। ये जानदार रहेंगे तो ही आप देखोगे दूसरे जानदार जिंदा होंगे, क्योंकि ये दूसरे जानदारों का फूड है। ठीक हो गया। आगे आपके पास फॉरेस्ट्री है लास्ट में। फॉरेस्ट्री क्या है? जिसमें आप फॉरेस्ट को स्टडी करते हो। ठीक है, जंगलात में जो आपके पौधे हैं, सोर्सेज हैं, आप इन्हें स्टडी करते हो। आप जंगलात की मैनेजमेंट करते हो, इनकी कंजर्वेशन करते हो। कंजर्वेशन कहते हैं जंगलात को महफूज करना, ताकि हमारे जो ट्रीज हैं वो हेल्दी रहें, इकोसिस्टम मेंटेन रहे। पौधे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। पौधे क्या करते हैं? ये आपके माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। फिर आप देखते हो इवेपोरेशन होती है, यहां पे पौधों से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है और उस पानी से बारिश होती है। जब बारिश होती है तो आप देखते हो आपके पास उस जगह का टेम्परेचर कम होता है, वो इलाका ठंडा होता है, गर्मी की शिद्दत टूटती है। ये तमाम चीजें कौन करवा रहे हैं? प्लांट्स करवाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं इनकी माहौल में बड़ी अहमियत होती है। और हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम जंगलात को काट रहे हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ये सिमुलेशन नहीं चला रहा, कि आपके टीचर्स ने आपको चला के देनी है। ठीक है, हम इन्हें पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है टीचर्स का कि आप इन सिमुलेशन के थ्रू बच्चों को ये चीजें समझाओ कि हम डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जंगलात काट रहे हैं, जिससे आप देखते हो आपका जो एनवायरनमेंट है वो हॉट होता जा रहा है, बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, खुश्की ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इंसानों को, बाकी जानवरों को मुश्किल हो रही है। तो हम फॉरेस्ट्री के अंदर अपने फॉरेस्ट को, प्लांट्स को मेंटेन करते हैं। ये बच्चों आप लोगों के आज के कैरियर्स थे जिन्हें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लास्ट में एक दो सिंपल पॉइंट्स हैं कि बायो जो है वो आपके पास नेचुरल साइंसेस का हिस्सा कैसे है। ये फिजिक्स के साथ भी रिलेट करती है, हमने बायोफिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ये केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करती है, हमने बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल भी पढ़ी थी। ठीक है, हमारा एसएलओ था आइडेंटिफाई द कैरियर्स इन बायोलॉजी, और उसको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स, और ये बताएं कि आपके पास बायो नेचुरल साइंसेस का भी हिस्सा है, लाइफ साइंसेस का भी हिस्सा। ठीक है, आई होप लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। जी इफ्रा तारिक। सर पूछ रहा था कि क्या हमारे बालों में डीएनए होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, आपके सेल में डीएनए होता है, और आपके जो हेयर हैं उनमें भी सेल होते हैं। तो आपके जो बाल होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किसी जगह पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हम वहां कोशिश करते हैं कि हमें मुजरिम का कोई सबूत मिल जाए, चाहे उसका बाल ही मिल जाए। बिस्मा को क्या शिकायत है जी? किससे शिकायत कर रही हो? कौन तंग कर रहा है? और ये तलहा नाम का स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट, ये जो घरों के अंदर बेडों में लेटे हुए हैं ना, अगर ये अटेंटिव नहीं हुए तो इन सबको मैंने रिमूव करवा देना है। प्रॉपर बैठो डिसिप्लिन के साथ। 20 मिनट की बच्चों आप लोगों की ब्रेक है। 11:40 पे अब आपके अगले लेक्चर स्टार्ट होंगे।